हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे क्योंकि मौर्य काल हमारा खत्म हो गया है। तो मौर्यों के बाद हमारा स्टार्ट होगा मौर्योत्तर काल, जिसमें हम पढ़ेंगे शुंग काल, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और फिर जो है एक विदेशी आक्रमण होते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा शुंग वंश और कर्ण वंश। क्यों? चूंकि कर्ण वंश जो है बहुत छोटा है और सातवाहन वंश, इन तीनों को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मौर्योत्तर काल में जो मौर्यों का शासन चल रहा था उसको एंड करने के लिए सातवाहन वंश यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। तो शुरू कर लेते हैं। मौर्योत्तर काल जो है वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। तो वैदिक पुनर्जागरण का काल इसलिए क्योंकि अगर इससे पहले की बात करें, मौर्योत्तर या छठी शताब्दी की बात करें महाजनपदों में, तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो वैदिक एज था उसमें कुरीतियां आ गई थी, जिसकी वजह से कई सारे हमें बौद्ध धर्म, आजीवक और ये सारी चीजें हमें, शैव धर्म, अलवार संप्रदाय, ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं। तो लोग जो है उस तरफ क्या हो गए, चले गए। लेकिन अब मौर्यों तक ये समय रहा, लेकिन मौर्यों के बाद यानी शुंग वंश जब आता है तो दोबारा से जो वैदिक चीजें थी दोबारा से स्थापित की गई। तो याद रखिए, इतिहास में जो चीजें हो गई उसको दोबारा से भी जो है स्थापित होती हैं। ऐसा नहीं कि वैदिक अब खत्म हो गया तो नहीं, अब वो चीजें नहीं होंगी, तो वो दोबारा से रिपीट होगी। हाँ, चीजें कुछ बदल जाएंगी, जो वैदिक में चीजें थी वो वैसी नहीं रहेंगी, लेकिन हाँ, जो उसका जो बेस है वो वैसा ही रहेगा। तो मौर्योत्तर काल जो है वैदिक पुनर्जागरण का ही काल माना जाता है। मौर्योत्तर काल के स्थानीय वंश की बात करें तो शुंग, कर्ण और सातवाहन, इसको एक ही वीडियो में देखेंगे क्योंकि इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर काफी वीडियो आएंगे मौर्योत्तर काल के, तो सही रहेगा। फिर उसके बाद हम एक दूसरे भाग में हम इसको पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है हम एक आक्रमण भी दिखाई देता है विदेशियों से, कई सारे आक्रमण हुए हैं, यवनों का, शकों का, पहलवों का, कुषाणों का। तो ये सारे हम एक अलग वीडियो में करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा मौर्योत्तर कालीन स्थानीय वंश थे, जो शुंग, कर्ण, सातवाहन, इन सब के बारे में देखेंगे। तो शुंग वंश जो है 185 ईस्वी से 75 ईसा पूर्व इनका समय रहता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो ईसा पूर्व है वो अब कुछ समय बाद यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 185 से 75 ईसा पूर्व जो है शुंग वंश का टाइम पीरियड रहता है। हर प्रसाद शास्त्री ने शुंगों को पारसीक ईरानी बताया है। बाण भट्ट ने निम्न जाति एवं अनार्य बताया है। दिव्य दान में शुंगों को मौर्य बताया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दोबारा से जो है यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो है मौर्य ही थे, कुछ कहते हैं कि ये निम्न जाति के थे, अनार्य थे, इस तरह से बातें होती हैं। मेरुतुंग की थेरावली से पता चलता है कि उज्जैन के शासकों की वंशावली है। इसमें पुष्यमित्र का भी वर्णन दिया गया है। शुंग वंश के शासकों का देख लेते हैं, कौन कौन से शासक आते हैं। तो एक तो सबसे पहले पुष्यमित्र ही आते हैं। पुष्यमित्र, अग्निमित्र, सुज्येष्ठ, वसुज्येष्ठ, फिर है वसुमित्र, आंध्रक, पुलिंद, घोष, वज्रक, भागभद्र और देवभूति, ये यहाँ पर हमें नाम मिलते हैं। तो क्रम हमें बिल्कुल याद रखना है। पुष्यभूति, अग्निभूति, सॉरी, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, फिर वसुमित्र हैं, आंद्रक हो जाते हैं, पुलिंदक हो जाते हैं, घोष हो जाते हैं, वज्रमित्र हो जाते हैं, भागवत हो जाते हैं, देवभूमि होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर 10 राजा हमें देखने को मिलते हैं। तो टोटल हमारे कितने हैं? 10 राजाएं, राजा जो हैं वो शुंग वंश में मिलते हैं। पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, फिर वसुमित्र, आंध्रक, पुलिंद, घोष, वज्रमित्र, भागभद्र
और देवभूति। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग की। तो इस वंश की स्थापना मौर्य ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त, तो मौर्यों का अंतिम शासक बृहदत्त था, उसकी हत्या कर बृहदत्त को हर्षचरित में प्रज्ञा यानी दुर्बल कहा गया है। तो बृहदत्त दुर्बल थे, तो ये जो इनके सेनापति थे उन्हीं के ही, जिसका नाम पुष्यमित्र शुंग था, उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, दावा बोल दिया, और अब पूरा जो है एक नया साम्राज्य स्थापित होगा जिसको हम शुंग वंश जो है यहाँ पर कहेंगे। पुष्यमित्र को हरिवंश में औदभज यानी अचानक उठने वाला कहा है। गुसुंडी गुसुंडी अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्या है, अभी जो एग्जाम हो रहे हैं यूजीसी नेट में उसमें ये पूछा गया। तो गुसुंडी अभिलेख में पुष्यमित्र को सर्वतात का संकर्षण सर्वतात का संकर्षण की उपाधि दी गई है। तो सर्वतात का संकर्षण की उपाधि पुष्यमित्र को कौन से अभिलेख में हमें ये जानकारी मिलती है, तो गुसुंडी अभिलेख में। पुष्यमित्र ने सेनापति की उपाधि धारण की कर रखी थी। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मणवादी थे, मतलब अब जो वेद वेद वो चले गए थे वो दोबारा से यहाँ पर स्थापित हो जाएंगे। धनदेव अयोध्या का राजा, अयोध्या का राजपाल के अयोध्या अभिलेख के अनुसार जो है पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो अब यहाँ पर जो यज्ञ चीजें खत्म हो गई थी, अब यहाँ दोबारा हमें देखने को मिलती हैं। प्रसिद्ध व्याकरणविद पातंजलि गोनार्थ निवासी इसके अश्वमेध यज्ञ जो है पतंजलि ही इसके पुरोहित हुआ करते थे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो ये ब्राह्मणवादी थे, ब्राह्मणवादी हैं तो अब यज्ञ करेंगे। यज्ञ कौन सा करा, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। यज्ञ में कौन थे पुरोहित, तो पतंजलि थे। आगे देखते हैं, काशी प्रसाद जायसवाल एवं स्मिथ खारवेल के हाथी गुफा में उल्लेखित वह सती मित्र का समीकरण पुष्यमित्र से करते हैं, जिसको खारवेल ने 12वें वर्ष हराया था। आगे देखते हैं, दिव्यदान के अनुसार पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित जो 84 बौद्ध स्तूप थे वो नष्ट करा दिए। मतलब इनको जो है बौद्ध धर्म में रास नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने नष्ट कर दिए। पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म को पुनः स्थापित किया, अतः इसका काल वैदिक प्रतिक्रिया एवं वैदिक पुनर्जागरण काल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया है इस तरह का, तो आप इसको याद रखिए कि इसके काल को वैदिक पुनर्जागरण काल कहा जाता है। आगे देखते हैं, पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र स्थित अशोक निर्मित कुट्टू का राम के महाविहार को भी नष्ट करने का असफल प्रयास किया था। जी.आर. शर्मा यानी गोवर्धन राय शर्मा के अनुसार कौशाम्बी के घोषिताराम विहार को पुष्यमित्र ने जला दिया था और शाकल में घोषणा की थी कि जो मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सर देगा मैं उसे 100 दीनारें दूंगा। तो ये सब जो है पुष्यमित्र शुंग का ही ये काम था, ये जलाना, इसको हटाना, क्योंकि शायद वो वैदिक धर्म को ज्यादा मानता होगा और जो बौद्ध धर्म था उसको उसमें बुराइयां दिखती होंगी इस तरह से। तो पुष्यमित्र के समय जो है यवन आक्रमण भी होता है, इसको देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग के समय यवनों का आक्रमण हुआ और यवन आक्रमण का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य गार्गी के युग पुराण पाखंड में खंड में गार्गी संहिता के युग पुराण खंड में तथा कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र मालविका अग्निमित्र स्वयं अग्निमित्र के ऊपर ही लिखा गया है। तो इस सब में जो है यवन आक्रमण हमें देखने को मिलते हैं। गार्गी संहिता के युग पुराण में लिखा गया है कि यवन साकेत साकेत पांचाल मथुरा को जीतते हुए पाटलिपुत्र तक पहुंचे गए थे। यह हमें गार्गी संहिता युग पुराण बताता है। पतंजलि लिखते हैं कि यवनों ने साकेत साकेत मतलब अयोध्या अयोध्या मध्यमिका पर आक्रमण किया था। तो पतंजलि लिखते हैं कि यवनों ने साकेत मतलब अयोध्या और मध्यमिका मतलब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था।
तो अब देखिए हमेशा जो आक्रमण है भारत में वो पश्चिम से ही हुए हैं। तो कोई भी आक्रमण होगा तो पश्चिम से ही होगा। अभी इस समय प्राचीन अ, भारत में देखते हैं। बाकी अगर हम आधुनिक भारत में देखते हैं तब हमें समुद्र से दिखाई देता है कि समुद्र से व्यापारी आए, फिर उन्होंने जो है अपनी शासन व्यवस्था यहाँ पर चालू की। तो अभी तो सिर्फ हमें पश्चिम पर ही फ़ोकस करना है, कोई भी आक्रमण होगा तो पश्चिम की तरफ से ही होगा। तो अधिकांश विद्वानों ने यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस माना जाता है। हम ये जो यवन आक्रमणकारी आए थे वो कौन थे? वो डेमेट्रियस थे और ये पुष्यमित्र शुंग के समय जब यहाँ पर स्थापित हो रही थी ये चीज़ें शुंग वंश उसी समय यवन आक्रमण हुआ था। यवन आक्रमण पतंजलि कहता है कि अयोध्या तक पहुँच गए थे और चित्तौड़ यहाँ तक और कुछ लोग कहते हैं गार्गी संहिता हमें बताती है कि यवन साकेत जो है पांचाल और मथुरा जीतते हुए पाटलिपुत्र तक आ गए थे। आगे देखते हैं पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने सिंधु नदी के दाएं किनारे जो है यवनों को हराया भी था। आगे देखते हैं विदर्भ युद्ध जो है पुष्यमित्र शुंग के समय विदर्भ युद्ध हुआ था। याद रखिए विदर्भ युद्ध बहुत प्राचीन है। प्राचीन भारत का एक फेमस युद्ध है जो कि यहाँ पर जो है विदर्भ युद्ध के नाम से भी जानते हैं। बाकी हम देखते हैं कि जब हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे इतिहास में उसमें हमें युद्ध के नाम मिलते जाएँगे। तो यहाँ पर शुंग वंश में जैसे कलिंग का युद्ध मिलता है अशोक के समय। उससे पहले देखें तो यहाँ पर हमें मिलता है अ, वो भरत कबीलाओं का भी हमें एक युद्ध मिलता है। तो ये सब युद्ध जो है कभी यूजीसी नेट एक क्रम में भी पूछ सकती है। तो याद रखिए विदर्भ युद्ध जो है वो पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था। मालविका अग्निमित्र के अनुसार अग्निमित्र ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हरा दिया था। तो जो कालिदास की मालविका अग्निमित्र है वो ये बताती है कि अग्निमित्र ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हरा दिया था। पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को माधव सेन का पक्ष लेते हुए यज्ञसेन को हराया और वर्धा नदी को सीमा मानते हुए विदर्भ राज्य का बंटवारा माधव सेन और यज्ञसेन में कर दिया। अब यहाँ पर एक और बात मिलती है कि अग्निमित्र ने ये जो यज्ञसेन को हराया था और उसने किसका पक्ष लिया था? माधव सेन का पक्ष लिया था। तो जब ये जीत जाएगा तो उसका जो है विदर्भ का बँटवारा कर देगा। माधव सेन और यज्ञसेन में अ, जो है बँटवारा कर दिया विदर्भ का और वर्धा नदी को सीमा मान लिया। यज्ञसेन को शुंगों का प्राकृत्यामित्र स्वाभाविक शत्रु कहा गया है। अग्निमित्र की बात करें, अब यहाँ पर अग्निमित्र आ जाते हैं। पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी पुत्र अग्निमित्र हुआ। पुष्यमित्र के शासनकाल में यह विदिशा का उपराजा था। विदिशा का ही उपराजा था। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र में यही जो है नायक होता है, अग्निमित्र नायक होता है। अग्निमित्र की सभा में भगवती कौशिकी नामक बौद्ध धर्मावलंबी स्त्री रहती थी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है सिर्फ भागवत धर्म था, यहाँ पे एक प्रमाण ये भी मिलता है, अपवाद समझ लीजिए। अपवाद हमेशा रहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत सारे बौद्ध स्तूप नष्ट कर दिए थे, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर जो है एक भगवती कौशिक बहुत इम्पोर्टेंट है, महिलाओं से जो है हमेशा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो भगवती कौशिक जो है बौद्ध धर्मावलंबी स्त्री थी जो कि अग्निमित्र के सभा में रहती थी। मथुरा के समीप मोरा नामक स्थान से प्राप्त प्रथम शताब्दी ईस्वी के लेख में तोस नामक विदेशी महिला एवं वसुदेव, संकर्षण, पिधुन्य और साम्य व अग्नि अनिरुद्ध की मूर्तियों पंच ऋषियों की स्थापना को लेख है। अतः शुंग काल जो है भागवत धर्म के विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के शासन में 14वें वर्ष में जो उनका लास्ट से सेकंड वाला था भागभद्र, उसके काल में क्या हुआ था? तक्षशिला से यवन शासक एंटियालकीटस के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में
वसुदेव के सम्मान में, मतलब कृष्ण जी के सम्मान में, एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। तो ये विदिशा में किया था। हर्षचरित में वर्णित है कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या जो है उसके ही प्रधानमंत्री वसुदेव ने कर दी थी, और वसुदेव के बाद जो है कर्ण वंश की नींव पड़ जाती है 75 ईसा पूर्व में। अब सांस्कृतिक विकास देखते हैं तो शुंग काल में विदिशा विदिशा जो है राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व बढ़ जाता है। विदिशा शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र जो कि कुसुम ध्वज और विदिशा दूसरी राजधानी हुआ करती थी। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। इससे पहले हमने देखा था प्राकृत भाषा थी, जो स्तंभों पर लिखवाई गई थी वो प्राकृत भाषा थी, और जो लोगों की आम बोलचाल थी वो पाली भाषा थी। लेकिन शुंगों के काल में संस्कृत भाषा हो जाती है। इसके उत्थान में पातंजलि का बहुत बड़ा योगदान है, और पातंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था। अब मनुस्मृति देख लेते हैं। मनुस्मृति इसी शुंग काल में ही रचित हुई थी। तो मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी काल में हुई। मनु जो है भृगु वंश के थे। मनुस्मृति के अनुसार राजा सबका शासक है, ब्राह्मणों को छोड़ के, मतलब ब्राह्मण शासक से भी जो है वो बढ़ के हैं। अधिकारियों को भूमि दान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली प्रथम कृति मनुस्मृति है। मनु ने विवाह को आजीवन चलने वाली संस्था कहा है। मनु ने विवाह को आजीवन चलने वाली संस्था कहा है। मनु ने तलाक एवं पुनर्विवाह को मान्यता नहीं दी है। वही अर्थशास्त्र देता है। याद रखिए अर्थशास्त्र में था कि वो तलाक ले सकती है, विवाह विच्छेद करने की वहां पे बात की गई थी, लेकिन वो उधर भी जो है ना विशेष कंडीशन में ही जो है विवाह विच्छेद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ हमारा मन हो गया और हमने विवाह विच्छेद कर लिया। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल विवाह जो है पुनर्विवाह की बिल्कुल ही मान्यता नहीं दी। मनु विधवाओं के मुंडन का भी प्रावधान था। जैसे वो एक फिल्म थी प्रेम रोग करके, उसमें उसका मुंडन करवाया जाता, फिर किसी ना किसी तरह से रोक दिया जाता। तो वही जो प्रथा है मनुस्मृति काल से चली आ रही है। मनुस्मृति का अंग्रेजी में जो है हेल हेल हैक ने एक कोड ऑफ जिंटू लॉ के नाम से किया है। स्तूप कला की बात कर लेते हैं। तो शुंग काल में स्तूपों का निर्माण में पाषाण का प्रयोग होने लगा था। ऐसा नहीं है कि शुंग वंश में स्तूपों का निर्माण नहीं हुआ, निर्माण हुआ, लेकिन पाषाण पत्थरों का प्रयोग होने लगा था। सांची के स्तूप को पाषाण द्वारा संवर्धित करके उसका आकार बढ़ाया गया था। भरूच और बौद्ध गया के स्तूपों में तोरण एवं तोरण द्वारों का निर्माण शुंग काल में ही हुआ है। भरूच स्तूप के पूर्वी द्वार पर शुंग शासक धनभूति का भी उल्लेख मिलता है। तो धनभूति वैसे तो शुंग वंश के टोटल 10 हुए हैं, लेकिन 10 में सिर्फ भरूच स्तूप में धनभूति का उल्लेख है। इन तोरण जातकों पर जातक कथाओं का अंकन है। लोक धर्म से संबंधित चित्र, गौतम बुद्ध से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं, किंतु शुंग काल में बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन शुरू नहीं हुआ था। शुंग काल में बुद्ध का अंकन स्तूप, धर्मचक्र, छत्र, बोधि वृक्ष, चरण चिन्ह आदि माध्यम से किया गया था। सांची के मुख्य स्तूप के अलावा 2 अन्य स्तूप भी थे। दूसरे स्तूप में अशोककालीन धर्म प्रचारकों व तीसरे में बुद्ध के 2 शिष्यों सारिपुत्र और महामोदगायन के धातु अस्थि जो है सुरक्षित है। तो सांची का स्तूप और भरहूत का स्तूप ये इसी काल के हैं। भरहूत व बोधगया और सांची। अब कर्णवंश की नींव पड़ी थी यहाँ पर, इसलिए यहाँ को जो कर्णवंश देख लेते हैं 75 से ईसा पूर्व से लेके 30 ईसा पूर्व, 75 ईसा पूर्व से लेके 30 ईसा पूर्व इनका समय था। पुराणों में कर्णवंश के शासकों को शुंग भ्रात कहा गया है। इस वंश की स्थापना
75 ईसा पूर्व से की गई है और ये 30 ईसा पूर्व तक ही रहती है। वसुदेव इसके संस्थापक थे। वसुदेव के बाद जो है भूमिमित्र, नारायण एवं सुशर्मा शासक हुए। तो टोटल कितने यहाँ पर दिखाई देते हैं? वसुदेव, भूमिमित्र, वसु, भूमि, नारायण, सुशर्मा, 4 यहाँ पर दिखाई देते हैं। सुशर्मा के बाद ही ये समाप्त हो जाता है कर्णवंश। ये छोटा सा ही था। अब बात कर लेते हैं हम सातवाहन वंश की। तो भारत पर सर्वाधिक समय शासन करने वाला सातवाहन वंश पहला राजवंश था। पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र जातीय या आंध्र भृत कहा गया। इनका मूल स्थान महाराष्ट्र में था। तो अभी हमने देखा तो शुंग वंश जो है विदिशा, पाटलिपुत्र यहाँ तक था और यही जो है कर्ण वंश की स्थापना यही होती है। अगर हम बात करें सातवाहन, चूंकि इसी समय का ही है, तो ये महाराष्ट्र में था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने कर्ण वंश के शासक सुशर्मा को पराजित करके किया था। तो सिमुक ने कर्ण वंश को इस शासक सुशर्मा को पराजित कर दिया और सातवाहन वंश की यहाँ पर स्थापना कर दी। वी एस सुथंकर, वी एस सुशंकर, वी एस सुथंकर महोदय, वेल्लारी कर्नाटक एवं स्मिथ भंडारकर, रेपसन आदि ने आंध्र प्रदेश को सातवाहन का मूल स्थान माना है। वैसे तो यहाँ पर कहते हैं कि महाराष्ट्र था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं आंध्र प्रदेश था। कौन कौन? सुथंकर महोदय, स्मिथ भंडारकर, रेपसन। सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी धन्यकटक यानी अमरावती थी। शातकर्णी प्रथम ने सर्वप्रथम गोदावरी नदी के किनारे प्रस्थान पैठन को राजधानी बनाया था। जैन परंपरा के अनुसार सिमुक ने बौद्ध एवं जैन दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं साथ साथ। सिमुक के बाद कृष्ण ने शासन किया था। ऐसा कहते हैं सिमुक के बाद जो है कृष्ण ने शासन किया था। शातकर्णी प्रथम की बात करें तो ये योग शासक थे। इनकी उपलब्धि जो है नागनिका के नाना घाट अभिलेख से हमें मिलती है। नागनिका का नाना घाट अभिलेख भूमि अनुदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध व 1 राजसूय यज्ञ किया। उनकी रानी नागनिका अंगीय वंश की राजकुमारी थी। अंगीय राजा अपने को महारथी कहते थे। सांची स्तूप के दक्षिणी तोरण द्वार पर अभिलेख में सातकर्णी प्रथम का उल्लेख है। इस लेख को वशिष्ठ पुत्र आनंद ने खुदवाया था। सातकर्णी प्रथम ने मालव श्रेणी की गोल मुद्रा व अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्रा चलवाई थी। उसने दक्षिणापत्र पति, प्रतिष्ठान पति एवं आप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी। तो सातकर्णी प्रथम ने मालव श्रेणी की गोल मुद्रा अपनी पत्नी के नाम पर चलवाई थी, वो भी चांदी की। दक्षिणापति और प्रतिष्ठान पति एवं अप्रतिहत चक्र उपाधियां धारण की। उसके बाद हाल जो है 17वें शासक थे। हाल ये काफी प्रसिद्ध थे कवि और विद्वानों में। गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में इन्होंने श्रृंगार रस पर एक काव्य लिखा था जिसमें प्रेम गाथाओं का वर्णन है। हाल की राजसभा में पैसाची प्राकृत में लिखित बृहत कथा के रचयिता गुणान और कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन निवास करते थे। तो यहाँ पे कई लेखक हैं जैसे गुणान, कातंत्र और सर्ववर्मन। ये सातवाहन में हाल की राजसभा में उपस्थित हुआ करते थे, मतलब उसी के समय के थे। लीलावती नामक ग्रंथ जो है हाल की सैन्य उपलब्धियों का ही वर्णन है। लीलावती ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक लीलावती जो है हम गणित में पढ़ते हैं। मतलब गणित की एक पुस्तक है लीलावती जो हम जब हम गुप्त वंश पढ़ेंगे उधर हम लीलावती को देखेंगे। लेकिन एक उससे पहले एक लीलावती नामक ग्रंथ लिखा गया है जो कि सातवाहन के शासक 17वें हाल के समय की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन करता है। इसमें हाल के सेनापति विजयानंद के श्रीलंका जाने का उल्लेख है। हाल की रानी मलयावती संस्कृत की ज्ञाता थी।
हाल की रानी मलयावती संस्कृत की ज्ञाता थी। अब आते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये 23वें और सबसे महान शासक थे। अब देखिए यहाँ पर 106 ईस्वी से लेके 130 ईस्वी, तो सातवाहन शासकों के समय से ही हमें ईस्वी दिखाई देती है। ऐसा नहीं है, यवनों का जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी हमें देखने को मिलेगा। तो आगे है, इसको ये 23वें थे और इसके आगमन जो है वेदों का आश्रय भी कहा गया है। इसको वेदों आगमन निलय, वेदों का आश्रय भी कहा गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक से 2 अभिलेख मिले हैं जो उसके राज्याभिषेक के 18वें और 24 वर्ष के हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी प्रथम सातवाहन था जिसने संपूर्ण दक्षिणापथ पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। गौतमी पुत्र ने अवाक्ष मुद्रा चलाई जिन पर राजशिर अंकित है। गौतमी पुत्र को अभिलेखों में एक ब्राह्मण शकों को हराने वाला व क्षत्रियों के दर्प को चूर्ण करने वाला बताया गया है। खति यद पदामन मदनस कहा गया है। गौतमी पुत्र को चतुर्वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है। इसे छिन्न भिन्न होती वर्ण व्यवस्था का रक्षक तथा वर्ण संकर रोकने की प्रथा को रोका गया। इसके बारे में जानकारी जो है गौतमीपुत्र की मां गौतमी वलश्री और नासिक प्रशस्ति से मिलती है, जिसे पुलिमामी के शासन में उत्कीर्ण करवाया था। गौतमी वलश्री की उपाधि राजश्री वधू थी। इसने भदावनीय भिक्षु संघ को नासिक में दान दिया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी के अभिलेखों के अनुसार उसके घोड़े जो है 3 समुद्रों का पानी पीते थे। 3 समुद्र कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे हिंद महासागर, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल। तो 3 समुद्र हो गए ये, तो उन सबका पानी पीते होंगे, मतलब उनका साम्राज्य यहाँ से टच होता होगा। तो ये थी वैसे पानी पीने, वो सच में पानी नहीं पीते थे। इसका मतलब यही है कि जो 3 समुद्र की जो किनारे की जो है स्थल, वो सब इनके ही कब्जे में थी। ये उसके अभिलेख के अनुसार है। गौतमीपुत्र सातकर्णी में छहरात वंश के शासक नहपान को परास्त करके उनके द्वारा चलाए गए चांदी को सिक्कों पर पुनः प्रसारित करवाया था और विजय की पुष्टि जो है जोगल थम्बी मृद भांड से होती है। तो जोगल थम्बी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो नहपान और सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी का युद्ध होता है, नहपान हार जाता है, तो उसके सिक्कों पर क्या है, ये मतलब उसके गलाते नहीं है, बल्कि उसी सिक्के के ऊपर क्या है दोबारा से प्रिंट करवाते हैं, ठप्पा लगवाते हैं, जो कि हमें मिलती है जोगल थम्बी मुद्रा बाण से। जोगल थम्बी से हमें रजत मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं 13,250। इसमें 9,270 गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुनः प्रसारित करवाई थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने खक रात वस निख शेष करस 6 रात वंश का निर्मूलन करने वाले की उपाधि धारण की है। गौतमीपुत्र ने शक विजय के उपलक्ष्य में वेण कटक स्वामी की उपाधि धारण की एवं वेण कटक नगर की स्थापना की। तो वेण कटक स्वामी जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी ही है। शकों पर विजय प्राप्त की थी, इसको वेण कटक स्वामी कहा गया। आगे गौतमीपुत्र ने नासिक बौद्ध संघ को अज्य कालकीय तथा कार्ले भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिए। करजक पहले उषावदात नहपान का दामाद के अधिकार में था तथा उषावदात ने भी इसे बौद्ध संघ को दान में दिया था। इस प्रकार करजक ग्राम 2 बार बौद्ध संघ को दान में दिए। तो यहाँ पर जो है नहपान के दामाद के अधिकार में दिए थे करजाक। करजाक जो है पहले उषावत, यानी उषावत किसका नाम है, नहपान के दामाद का, तो उसके अंडर में था ये ग्राम। फिर बाद में जो है इसे बौद्ध संघ को दान में दिया था। आगे देखते हैं, अब साम्राज्य विस्तार देख लेते हैं। गौतमी पुत्र के पुलिमावी के 19वें वर्ष में नासिक गुहा लेख से गौतमी पुत्र द्वारा विजित निम्न क्षेत्रों का पता लगता है। ऋषिक कृषि कृष्णा नदी का तटीय क्षेत्र मूलक हो गया, अश्मक गोदावरी
का तटीय क्षेत्र, सौराष्ट्र हो गया, कुक्कुट हो गया, विदर्भ हो गया, अप्रांता, उत्तरी कोंकण, नर्मदा घाटी, नपूप बोली हूँ, अनूप है, अवंती, पश्चिमी मालव, आकार, पूर्वी मालव। अब आते हैं वशिष्ठपुत्र पुलिमावी 130 से 145 ईस्वी है। अब जितना भी हिस्ट्री है वो ईस्वी ईस्वी ही चलेगा, तो आपको ईसा पूर्व इसमें थोड़ा हम बैक जाते हैं इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन 1930 से 154 तक इसका टाइम पीरियड रहता है वशिष्ठपुत्र पुलिमावी का। आंध्र प्रदेश पर विजय के कारण इसे आंध्र सम्राट भी कहा गया, वशिष्ठपुत्र पुलिमावी को। नासिक अभिलेख में वशिष्ठपुत्र पुलिमावी की उपाधि दक्षिणापथेश्वर आंध्र शासक थी। वशिष्ठपुत्र पुलिमावी ने नवनगर की स्थापना की। वशिष्ठपुत्र पुलिमावी के नासिक से 4 अभिलेख मिले हैं, दूसरे, छठे और 19वें। वायसवेय राज्य वर्ष में कार्ले से 2 अभिलेख मिले हैं। तो ये हो गए 4 अभिलेखों की बात यहाँ पर मिली है। वशिष्ठपुत्र पुलिमावी एकमात्र सातवाहन शासक था जिसका अमरावती से अभिलेख मिलता है। अमरावती से कौन? वशिष्ठपुत्र पुलिमावी। पुलिमावी ने अमरावती के स्तूप के चारों ओर वेष्टिनी का निर्माण कर स्तूप का संवर्धित किया था। पुलिमावी शक शासक रुद्रदमन से पराजित हो गया था, लेकिन उसने रुद्रदमन की पुत्री से विवाह कर अपनी स्थिति मजबूत करी थी और कन्हेरी अभिलेख में भी इसका वर्णन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कौन सा शासक है जो रुद्रदमन से पराजित हो गया लेकिन उसकी पुत्री से विवाह किया था? तो वशिष्ठपुत्र पुलिमावी ही था और ये उल्लेख मिलता है कन्हेरी अभिलेख में। वशिष्ठपुत्र पुलिमावी के कुछ सिक्कों पर 2 पोतवारों मतलब इस तरह से जो है जहाज का चित्र मिलता है। ये सिक्के जो है कोरोमंडल तट से मिलते हैं। कोरोमंडल तट आप सभी को पता होगा, कोरोमंडल तट जो है वहां से ये मिले हैं। वशिष्ठपुत्र पुलिमावी के अभिलेखों से ही सातवाहन वंश के आंध्र प्रदेश में पाए जाने के सबसे प्राचीन अभिलेख हैं। पुराणों में पुलिमावी को पुलोमा कहा गया है। यज्ञ श्री सातकर्णी इस वंश के अंतिम जो है शासक थे। उसने शकों द्वारा जीती गई भूमि को, मतलब जो शकों ने जीत लिया था जैसे रुद्रदमन, उसको दोबारा से जीत लिया था यज्ञ श्री सातकर्णी ने। इसके सिक्के जो है कोरोमंडल तट से ही प्राप्त होते हैं। वहां पर भी जहाज के बने चित्र हुए मिलते हैं जो कि उसके समुद्र प्रेम या व्यापार के प्रति लगाव को दर्शाते हैं। मछली व शंख चित्र जो है यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर मिलते हैं। नागार्जुन यज्ञश्री सातकर्णी का मित्र था एवं समकालीन था। पुलुमावी चतुर इस वंश का अंतिम शासक था। अब यहाँ पर जो है सातवाहन समाज एवं संस्कृति प्रशासन की बात कर लेते हैं। तो सातवाहन समाज क्योंकि काफी समय तक था, तो समाज की बात करते हैं तो सातवाहन समाज 4 जातियों में बटा था जिसका आधार व्यवसाय था। सातवाहन कालीन समाज व प्रशासन में मात्र सत्तात्मक सांचा था, इसलिए इनके जो नाम में है सब मम्मियों का ही नाम है। उसके बाद जो है उनका नाम देखने को मिलता है, लेकिन उत्तराधिकारी जो है पुत्र को ही प्राप्त होता था। ऐसा नहीं है कि नाम से जो हो गया, लेकिन यहाँ पर माँ का नाम लगाया गया, ये बहुत अच्छी बात है। इस काल की 2 रानियां नागानिका जो सातकर्णी प्रथम की राजधानी थी और दूसरी बौद्धमी बलश्री ने प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी का आगमन निलय, वेदों का आश्रय और अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। गौतमी पुत्र सातकर्णी को उसमें छिन्न भिन्न होती अर्थव्यवस्था को फिर से स्थापित किया। प्रशासन की बात करें तो सातवाहन प्रशासन मौर्य प्रशासन की अनुकृति था। उसके समय में जिलों को मौर्य काल की तरह आहार कहा जाता था। सातवाहन अभिलेखों को कटक एवं स्कंधावाद शब्दों का अत्यधिक प्रयोग मिलता है। ये सैनिक शिविर थे जो प्रशासन के केंद्र के रूप में भी काम करते थे। इससे सातवाहन शासन का सैनिक लक्षण प्रकट होता है। चैत्य सातवाहनों का राज चिन्ह था। तो चैत्य जो है चिन्ह
हुआ करता था राज्य चिन्ह सातवाहनों का। तो सातवाहनों का चिन्ह क्या था? चैत्य। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अभी जो ट्रेंड में है कि कोई किसी भी राजवंश का राज चिन्ह पूछते हैं तो याद रखिए सातवाहनों का जो है चैत्य था, ना कि किसी मछली तीर और ये सब नहीं था। चैत्य सातवाहनों का राज चिन्ह था। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आंसर है ये। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि जो है ब्राह्मी थी। गांव का प्रशासनिक गोलमिक जो है गोललिक कहलाता था। गोलमिक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। हालांकि ग्राम प्रशासन के अधिकारी थे 3 श्रेणी में राजा, प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में महाभोज, तीसरी जो है सेनापति। भूमि दान देखते हैं। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा जो है सर्वप्रथम सातवाहनों के काल में ही शुरू हुई थी। हालांकि उन्होंने अधिकतर भूमि दान जो है बौद्ध भिक्षुओं को भी दी थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक लेख प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है जिसमें भूमिदान के कुछ शुल्क जो है मुक्ति एवं अन्य विशेषाधिकारों की चर्चा की गई है। इस भूमिदान की प्रथा ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण एवं सामंतवाद को जन्म दिया, क्योंकि गुप्त एवं गुप्तेतर काल में प्रशासनिक अधिकारियों को भी वेतन के बदले कर मुक्त भूमि दान दी जाने लगी। सिक्कों की बात करें यहाँ पर तो सातवाहनों ने कुषाणों की भांति सोने के सिक्के नहीं चलाए। सोने के प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया जाता था और यहाँ पर जो सिक्के चलाए वो शीशे के थे, पोटिन के थे। तांबे व कांसे की मुद्राएं भी यहाँ पर चलाई थी। तो यहाँ पर मिश्रित पोटिन जो है ताम्र, जिंक, सीसा और टिन का मिश्रण था पोटिन। सातवाहनों की मुद्रा पर राजशिर 5 पत्तियों वाला चैत्य, तो मैंने बताया चैत्य ही इनका जो है राजकीय चिन्ह था। वृक्ष स्वास्तिक यही अंकित होता था। जहाज का अंकन वाले सिक्के शीशे के थे। सातकर्णी प्रथम ने सर्वप्रथम राजा के नाम से सिक्के जारी किए थे। अवक्ष मुद्रा बालगढ़ छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई है। आकर्षण जो है कहापन का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य नगनिका का नानाघाट अभिलेख है। भारी मात्रा में मिले सातवाहन एवं रोमन सिक्के से बढ़ते हुए व्यापार की ओर संकेत मिलता है। महारथी और महाभोज बड़े सामंत हुआ करते थे जिन्हें अपने क्षेत्र में सिक्के उत्कीर्ण करने का अधिकार था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किनको सातवाहन काल में सिक्के डालने का अधिकार था। तो महारथी हो गया, महारथी और महाभोज। व्यापार की बात करें, यहाँ कपास भारी मात्रा में होता था क्योंकि हम साउथ की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर कॉटन बहुत होता था, तो कॉटन की भारी मात्रा में उत्पादन होता है। भड़ोच इस समय का व्यापारिक केंद्र था। भड़ोच जो कि गुजरात में है। सातवाहन काल में पश्चिम एवं दक्षिण में तेर, पैठन, धन्यकटक, अमरावती, नागार्जुन कोंडा, भड़ोच, सोपारा, अरिकामेडु, कावेरीपत्तनम सभी के सभी समृद्ध नगर थे। व्यापार में चांदी तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था जिसे करशापण कहा जाता था। पुलिमावी के कार्ले लेख में कारुकर शब्द कारीगर के लिए आया है। व्यापारियों एवं शिल्पियों ने महायान बौद्ध धर्म प्रचलित किया था। बाकी समाज वैष्णव धर्म में की प्रधानता यहाँ पर रही थी। शिल्पियों ने गंदिकों का बार बार उल्लेख मिलता है। गंदी को इत्र बनाते थे। गंदी को जो है इत्र बनाते थे। गंदी को क्या बनाते थे? इत्र बनाते थे। ये भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है। स्तूप की बात करें तो इस समय सबसे बड़ा चैत्य कार्ले है एवं स्तूप अमरावती है। कार्ले और अमरावती आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा अमरावती सातवाहनों की उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के काल में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। अमरावती स्तूप का निर्माण जो है 200 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। इसका पता मैकेंजी ने लगाया था। अमरावती स्तूप मैकेंजी ने ढूंढा था 1797 में। अब यहाँ पर कुछ इक्ष्वाकु वंश की बात कर लेते। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक श्री शांतिमूल है। इक्ष्वाकु जो है शांतिमूल है। संस्थापक अश्वमेध यज्ञ भी किया था। नागार्जुन कोंडा अभिलेख से पता चलता है इक्ष्वाकु नरेश 20 पुरुष दत्त ने उज्जैन के शक शासक नरेश की कन्या रुद्र भट्टिकारिका से विवाह किया था। और इस वंश के शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, किंतु इनकी रानियां बौद्ध धर्म का पालन करती थी। पुराणों में इक्ष्वाकु वंश को श्री पर्वत का शासक आंध्र भरत
आंध्रों का नौकर कहा गया है। इक्ष्वाकुओं ने अपनी राजधानी अमरावती से हटाकर नागार्जुनकोंडा बना दी थी। नागार्जुनकोंडा का दूसरा नाम विजयपुरी है। ईंटों के मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण जो है इक्ष्वाकुओं ने किया था। तो गुप्ताओं से पहले जो है मंदिरों का साक्ष्य हमें मिलता है इक्ष्वाकु। ईंटों के मंदिरों का सर्वप्रथम निर्माण इक्ष्वाकुओं ने किया था। अभीर वंश भी आता है। अभीर वंश के संस्थापक ईश्वर सेन है। 248 से लेकर 49 के लगभग कलचुरी चेदी संवत की स्थापना की थी। चतुशतर शातकर्णी वंश का महाराष्ट्र में कुंतल में शासन था। इस वंश का अंत जो है कदम वंश द्वारा किया गया था। बृहत फलायान वंश की राजधानी पिंडुट पिथुंड थी और शल्कायन वंश की राजधानी बेगी थी। पश्चिमी गंग का संस्थापक को गोवर्धन था जिसने कोलार पर शासन किया था। सातवाहन के समय के बाद के ही हैं ये। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कोंकण क्षेत्र में मौर्य वंश का उल्लेख हुआ है। इसकी राजधानी एलिफेंटा द्वीप के पुरी या धारापुरी में थी। तो ये थी कुछ मौर्यों के बाद वाले जो भारत में हमें देखने को मिलता है। अब हम विदेशी आक्रमण की जो चर्चा है वो हम एक अलग वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।